नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी में सभी व्यूअर्स का स्वागत है और देश दुनिया शहरी लोग की खबरों से पहले आइए आपको अपडेट करते हैं कोरोना के आंकड़ों से। विश्व में कोरोना के अब तक 23 करोड़ 55 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में ये संख्या 3 करोड़ 37 लाख तक पहुंच गई है। गुजरात में अब तक 8,25,000 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। चीन को भारत का करारा जवाब, लद्दाख सीमा पर K9 ब्रज तोपें तैनात। गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीणों से की बात, गुजरात के पालनपुर में दिखा दिवाली जैसा माहौल। और देश भर में उत्साह से मनाई गई गांधी जयंती, विभिन्न कार्यक्रमों से बापू को किया गया याद। भारत में चीन की घुसखोरी रोकने के लिए भारत ने ठोस कदम उठाते हुए लद्दाख सीमा पर K9 ब्रज तोपें तैनात कर दी हैं, जो गुजरात में बनाई गई है। विस्तारवादी चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर शनिवार को भारत ने K9 ब्रज तोपें तैनात कर दी है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर निशाना साधने में सक्षम है। चीन के साथ 1 साल से ज्यादा समय से बने गतिरोध के चलते इसे सीमा पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर K19 ब्रज को ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसे आर्मी की सभी रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा, जिससे सेना की ताकत बढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भी चीन और पाकिस्तान को लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने चीन से निपटने के लिए लद्दाख से सटे बॉर्डर इलाकों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट तेज कर दिए हैं। ये K9 ब्रज तोप गुजरात में बनी हुई है। चीन से सटी सीमा पर हर संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने सैनिकों की तैनाती तो बढ़ाई है, साथ ही वहां सुरक्षा के लिए तोप भी तैनात कर दिए हैं। गांधी जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन अंतर्गत देश की विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ सीधा संवाद किया, जिसमें गुजरात के बनासकांठा के पालनपुर का पीपड़ी गांव भी शामिल रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण इलाके के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। बापू की ग्राम स्वराज संकल्पना को सार्थक करने के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग राज्य के गांव के लोगों के साथ संवाद किया, जिसमें गुजरात में पालनपुर तालुका के पीपड़ी गांव को पसंद किया गया। पीपड़ी गांव में जलापूर्ति योजना अंतर्गत हर घर नल की योजना साकार हुई है। गांव के 750 घरों को नल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है और उसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने पीपली गांव के लोगों के साथ बातचीत की, जिसे लेकर लोगों में काफी खुशी देखने मिली। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। श्री रमेश भाई पटेल जी से बात करेंगे। हाजी नमस्कार साहेब। नमस्ते रमेश भाई, केम छो? आदरणीय प्रधानमंत्री खूब मजाમાં છું, હું પણ ખુશ છું અને મારું આખું ગામ પણ ખુશ છે। अच्छा रमेश भाई, बताइए पानी की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? हमारे गांव में सर प्रधानमंत्री जी 715 घरों में पानी नल से मिल रहा है, शुद्ध पानी पीने का मिल रहा है। कितने घर हैं आपके यहाँ? 715। अच्छा, लेकिन जो पानी मिल रहा है, क्योंकि बनासकांठा में मैं जानता हूं पानी की कैसी दिक्कतें रही हैं पहले, ये पानी गुणवत्ता की दृष्टि से कैसा होता है? हाँ जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारा पानी एप्टिक किट के माध्यम से 5 महिलाओं गांव को प्रशिक्षित किया गया है और इसके द्वारा समय समय पर जांच की जाती है और आज के समय में हमारा पानी पीने के योग्य है। तो ये महिलाओं की ट्रेनिंग हो गई है, वो इस पानी का रेगुलर चेकिंग करते हैं? हाँ जी, समय समय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर करते हैं। और इसके कारण गांव वालों को भी पता है कि उनके पास जो पानी आता है उसको बीच बीच में चेकिंग होता है। अगर पानी में कोई खराबी है तो फिर आगे क्या करते हैं? अभी तक खराबी मालूम सर नहीं हुई है। जो पानी मिल रहा है शुद्ध और सही है।
अच्छा, आपके गांव में पानी की सप्लाई के लिए गांव वालों की तरफ से कुछ योगदान मिल रहा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? ना, हाँ जी सर, इस योजना को रख रखाव के खर्च के लिए सालाना 120 रुपया योगदान के रूप में लिया जाता है। लोग देते हैं? जी सर, कोशिश करने के बाद भी देते हैं, और अभी पानी मिला तो खुशी खुशी देते हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो गांव का जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो कह देंगे कि हम तो पानी मुफ्त कर देंगे। फिर सारा काम आपका अटक जाएगा। सर, पानी मुफ्त करने का वादा करने वाले लोग भूल रहे हैं कि हमारे पास पानी अनमोल है, पानी कम है, पानी देना भी है और इसका योगदान भी लेना है। जल जीवन मिशन में भी हमें ऐसे ही परिणाम मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं सभी गांव की माताओं बहनों को इतना बड़ा काम अपने जिम्मे लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। અમારું ગામ એ પાણી જળ મિશનમાં પ્રથમ ક્રમે ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ છે। એ બદલ અમે હર્ષ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। આજે ગ્રામજનો સાથે પિંપળી ગામના ગ્રામજનો સાથે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જે સંવાદ સાધ્યો એ બદલ અમે અહોભાગ્યને પાત્ર છીએ। અમારું ગામ પિંપળી એ જળ મિશનમાં પહેલાં જે પાણી આવતું કે અઠવાડિયે 1 કે 2 વાર પાણી આવતું હતું, અત્યારે દરરોજના પાણી આવે છે અને એ પણ સ્વચ્છતા। પહેલાં જ્યારે પાણી આવતું ત્યારે ખૂબ જ કાટવાળું પાણી આવતું હતું કે જેમાં સરબત છે કે પાણી છે એનો ઉલ્લેખ કરવો મુશ્કેલ બની જતો। અત્યારે જે પાણી આવે છે એ એકદમ સ્વચ્છ અને શુદ્ધ હોય છે, જે પાણી એકદમ પીવાલાયક છે અને એનો દર અઠવાડિયે એકવાર ટેસ્ટ અહીંયા ગામ લોકો જ કરે છે। આજે અમારા જેવા નાનકડા ગામનો પ્રધાનમંત્રી જોડે સીધો 1-to-1 બાય અમારો સંવાદ થયો અને મારા જેવા નાના માણસને આવી તક મળી એટલે ખૂબ જ ગૌરવ અને હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ। અમારું આખું ગામ તમને જુઓ દિવાળી જેવો માહોલ દેખાય છે, દરેકના મોઢા પર ખુશી છે અને અમારા 5 વર્ષના કામો આજે સાર્થક થયા એવું માનીએ છીએ। वडोदरा के गांधीनगर ग्रुप पर भव्य गांधी जी की प्रतिमा है। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में वहां बीएमसी और भाजपा के नेताओं द्वारा पुष्पांजलि की गई। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर गांधीनगर ग्रुप पर गांधी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर राज्य के रेवेन्यू और कानून मंत्री और वडोदरा के विधायक राजेंद्र त्रिवेदी, राज्य मंत्री मनीषा वकील, सांसद रंजन मैन भट्ट, मेयर केयूर रोकड़िया, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विपक्ष की नेता अमी रावत, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सभी ने गांधी बापू की प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए देश को दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद किया। એમનું જીવન જ સંદેશ છે। સત્યના અહિંસાના જેઓ આગ્રહી રહ્યા છે અને એવું કહી શકાય કે સત્યના અને અહિંસાના માર્ગ પર ચાલીને જેમને ભારતને આઝાદી અપાવવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે એવા મહાત્મા ગાંધીજીનો આજે જન્મદિવસ છે। આજે તેમના ચરણોમાં વંદન કરું છું। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में वीएनएम टीवी ने वडोदरा शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों से बातचीत की और जाना कि आखिरकार वो गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। कोरस में बहुत सारे बच्चों की आवाज आपने सुनी होगी, है ना। आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ बच्चे जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। ये गाना गुनगुनाते समय हम सब के दिलों में एक छवि सी बन जाती है और वो है हमारे प्रिय सबके प्यारे महात्मा गांधी जी की। हम सब उन्हें प्यार से गांधी बापू तो कहते हैं और खास करके बच्चे उन्हें गांधी बापू के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया और बहुत ही बढ़िया तरीके से किसी को हानि ना पहुंचाते हुए हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई। गांधी बापू के प्रिंसिपल्स जिन्हें सिंपल
थिंकिंग और हाई लिविंग के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे यंगस्टर्स को हमेशा ये अट्रैक्ट करती रहीं। उस समय में भी गांधी बापू के बहुत सारे फॉलोअर्स थे, और अगर हम आज की बात करें तो आज भी हम बहुत यंगस्टर्स देखते हैं जो उनकी फ़िलॉसफीज़ पे काम करते हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारी आने वाली जनरेशन है। इन बच्चों के लिए गांधी जी की जो टीचिंग्स है, जो उन्होंने दी हम सभी को, वो क्या मायने रखती है, उसी पे आज चर्चा करेंगे। गांधी बापू एंड हिज टीचिंग्स इन 21st सेंचुरी। आइए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं आने वाली हमारी नई जनरेशन के साथ, और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द शो। Hi, I'm Aswadpreet Singh from Billabong High International School, Vadodara. Hi everyone, I am Satviki Tripathi and I am a student of Delhi Public School, Vadodara. Hello, I am Hetam Gohil and I am from Billabong High International School, Vadodara. Hello everyone, this is Tushti Mishra from Bright Day School CBSE and IIT Ashram Vadodara. Hi, I am Aryan Soni, 8th standard from BHS Bagi Khana. Hello everyone, I am Varda Marathe from BHS Bagi Khana. Hello everyone, I am Hitat Gohil from Billabong High International School, Vadodara. गांधी बापू की क्या छवि है आपके दिमाग में? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको गांधी बापू कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, उनकी बातें क्या कहती हैं, तो वो जो छवि आपके दिमाग में बनती है उसके बारे में कुछ बताइए। हम पहले स्टार्ट करेंगे अस्वदप्रीत से। अस्वद बताइए। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी बापू ने हमारे दिमाग पर काफ़ी अच्छा असर डाला है और हमें सबको बताया है कि हम कैसे कोई भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। Okay. जैसे कि भारत का जो जितने भी ब्रिटिशर थे उनके अंडर में कंट्रोल हो गया था और हम शायद उनकी कॉलोनी भी बन चुके थे जी। परंतु गांधी बापू और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने देश को एक साथ यूनाइट किया और शायद उसी के वजह से आज हम सब यहाँ पर ऐसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। सात्विकी, आप बताइए। जब हम नाम बोलते हैं महात्मा गांधी तो किसी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हम बोलते हैं ये एक आइकन है हमारे पूरे कंट्री के लिए, और जब हम गांधी ये नाम सोचते हैं तो एक ही इमेज हमारे दिमाग में आती है, वो है एक बहुत ही सिंपल इंसान खादी का कपड़ा पहने हुए, जिन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करके हमारे देश को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम दिलवाई। तो गांधी जी के लिए मेरे हिसाब से ही वॉज द ग्रेटेस्ट सोल ऑन दिस। थैंक यू सो मच। हेतव, आप बताइए। Gandhi ji is considered as the father of India. He has a very good image in our mind, and every child, when we hear the name of Gandhi Bapu, we all have a very good motivation inside us, and we all have many things to learn from him. He is an idol for us and has motivated us to do many things and has made us free from the colony of British. That's great. तुष्टि, आप बताइए। उन्हें उनका नाम सुनते ही उनके नाम से पहले जो महात्मा शब्द होता है वो हमारे दिल में छप चुका है। महात्मा सुनते ही उन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया है और उनसे हम हमेशा इंस्पायर होते रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। आर्यन, आप बताइए। मुझे एक वो नाम सुनते एक श्वेत वस्त्रधारी एक इंसान नजर आता है और मुझे उनकी 2 पंक्तियां सुनाई देती है जी। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, पीड़ पराई जाने रे, ये अंदर से एक आवाज निकलती है। वेरी ट्रू, बहुत सही बता रहे हैं। यस वर्दा, आप बताएं। गांधी बापू का नाम सुन के 3 शब्द दिमाग में आते हैं, ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। यस, गांधी बाबू मेरे लिए तो मेरे गाइड है, मेरे आइडल है और उन्होंने ही हमारे देश को लाइक सिंप्लिसिटी, बाद में ट्रुथ, इन सब आइडियोलॉजी से हमें ब्रिटिश रूल से फ्री कराया और उनकी सिंप्लिसिटी को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ।
वाओ, बहुत अच्छी बात है कि आप सबके दिमाग में गांधी जी की जो एक छवि है वो बहुत ही डिफरेंट है, जैसे आप सबने शेयर किया। उनकी जो लाइफस्टाइल रही है बहुत सिंपल रही है, हमेशा सिंपल ही काम करते रहे, लेकिन वो सिंप्लिसिटी से हमने कितनी बड़ी जंग जीत ली। आई थिंक अगर वो कहीं से सीखना चाहिए तो वो हमें उनसे ही सीखना चाहिए। ही इज़ अ रियल ट्रू रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं दुनिया को, पर कहीं हम पीछे भूल गए हैं उनको? शायद मीडिया के वजह से आप बोलें, या शायद जो अवेयरनेस आसपास में चल रही है बहुत सारी चीज़ों की, प्लस जिस तरह की चीज़ों से हम रोज़ जो दिनचर्या है उससे बीतते हैं, जिस तरह का हमारा रूटीन है, वो सब चीज़ें हमें हमारे में बहुत सारे चेंजेस लाती हैं। तो अब हम डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे उनके प्रिंसिपल्स के बारे में, एक के बाद एक, ठीक है? सो सबसे पहला टॉप मोस्ट जो एकदम क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने सबको सिखाई वो थी नॉन वायलेंस, और पीस रखिए अपने आसपास में, अपने अपनों के साथ, दूसरों के साथ। अगर हम शांति बनाए रखते हैं और अच्छे से, सहजता से, सब्र से काम करते हैं तो उस चीज़ का हमें जल्द और अच्छा परिणाम मिलता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि नॉन वायलेंस जो उनकी एक वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स थी वो सही है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं उनके सारे प्रिंसिपल से एग्री करता हूँ, परंतु आज के ज़माने में शायद हम उन प्रिंसिपल्स को भूलते जा रहे हैं। शायद वो प्रिंसिपल्स बताने के लिए सिर्फ दिखावा के लिए ही बन गया है। अश्वत, लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन वायलेंस के बारे में, जैसे आजकल हम सोचें कि भाई उन्होंने कहा था कि कोई आपको थप्पड़ लगाए तो आप दूसरा गाल भी उसके सामने कर दीजिए, कितना प्रैक्टिकल है वो आज के ज़माने में? जी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई थप्पड़ मार के जाएगा तो आप दूसरा गाल बिल्कुल नहीं देंगे, भले ही उसे एक और आप वापस लगा देंगे। आप लगा देंगे सामने से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे डियर? नॉन वायलेंस हम एकदम ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते आजकल के माहौल में, क्योंकि लोग एक इंसान के फॉलो करने से नहीं होगा, हम सबको समझना पड़ेगा नॉन वायलेंस की इम्पोर्टेंस। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर कोई भी लड़ाई, कोई भी छोटी लड़ाई, बड़ी लड़ाई हो तो हम नॉन वायलेंट मेथड, जैसे कि सत्याग्रह था उनका, वैसे उसको अडॉप्ट करके हम उसे सुलझा सकते हैं। तो हम जितना इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली लाइफ में उतना हमें करना चाहिए और इसका फल जो है वो धीरे धीरे मिलता है, इट्स नॉट इंस्टेंट, राइट? वेरी राइट। हाँ जी बेटा बोलिए। गांधी जी's basic ideology of non-violence is now lacking behind in the new generation. People are now getting more and more in wars, and countries are fighting each other, and there is a lot of bloodshed. So I just want to tell everyone that we should practice non-violence every day, and day by day it will become a practice of everyone, and there will be no wars anymore. Very true. तुष्टि, आप क्या कहेंगी? आजकल की जनरेशन में जो एक दूसरे के प्रति डिवोटिज्म होता है वो नहीं रहा है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली ऑटोमेटिकली ये झगड़े, ये राइट्स, चाहे वो कैसी भी टाइप के राइट्स हो, लाइक रिलीजियस राइट्स भी होते हैं, ऐसी बहुत सारी राइट्स होते हैं। पर गांधी जी के टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था, पूरा सब सत्य के मार्ग पे चलते थे, सत्याग्रह में वो बिलीव करते थे, इसलिए वो था उनका वो जो इफेक्ट था, जो गांधी इफेक्ट था वो सब पे था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आज धन्यवाद आप सभी का। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गांधी जयंती, एंड आई रियली होप दैट यू कैरी ऑल दीज वैल्यूज टू यू। आज इस स्टूडियो से दरवाजा खोलने के बाद भी वो सब आपके साथ चले और आप जहां जहां जाएं इस वर्ड को जरूर स्प्रेड करें, है ना? विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच। वीएनएल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री। ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। वर्कआउट के बाद सर चेस्ट पेन की समस्या क्या वजह हो सकती है इसकी? यूजुअली हार्ट अटैक वर्कआउट की वजह से नहीं आता है, लेकिन गलत तरीके से वर्कआउट करने से या तो इंटेंस वर्कआउट करने से आता है। VNM TV सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट अवेयरनेस वीक हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ विशेष में 4 अक्टूबर देखिए खास चर्चा वडोदराज लोकल केबल इन डैन ACN पर और VNM TV यूट्यूब चैनल, FB पेज, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर दिन भर। Hi
everybody, this is me Vinali and I am so happy to announce to you guys that we are organizing the largest ever seminar online. We are going to teach you the best look, the most trending looks of the season. So don't forget to download the app and learn makeup, beautiful makeup with me. I will be answering all your questions, I will be solving all your queries, and don't forget to learn this beautiful look. I can't wait to have all of you with us. Go register now. Promotional partner VNM TV. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy. શું તમને બી મેકઅપ કરતા તકલીફ પડે છે? તમને એવું લાગે છે કે મારાથી એવો મેકઅપ નથી થતો જેવું હું ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોઉં છું? તો જોઈન થઈ જાઓ મારી સાથે ગુજરાતને વર્લ્ડના લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન સેમિનારમાં, જ્યાં હું તમને શીખવાડવાની છું બહુ જ ક્વિક અને બહુ જ ઇઝી મેકઅપ બેઝ, બ્રાઇડ્સ પર થાય એવો બેઝ, વોટરપ્રૂફ બેઝ, એમરલ્ડ ગ્રીન આઈઝ અને કઈ આઈઝ સાથે કેવા લિપ્સ કરવા બ્રાઇડ પર ટુ ગિવ હર ટ્રેન્ડિંગ લુક્સ. So join થઈ જાઓ, link bio માં. Be a part of India's largest online seminar ever happened before. I can't wait to see all of you and I hope you learn this beautiful makeup technique with me. Love you lots. Download the app and enroll today. Promotional partner VNM TV. किचन के लिए बर्तन, बेडरूम के लिए कर्टन, हॉल के लिए टीवी, ट्रैवल के लिए ट्रॉली, बेटी के लिए स्कर्ट, पापा के लिए शर्ट। बिग बाजार बिग शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर और फैशन फ्री। ऑफर्स इतने अच्छे कि मनाइए दिवाली से पहले दिवाली। बिग बाजार। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत गुजरात राज्य के मंत्री लोगों के बीच जाकर जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया गया है, जो 14 दिनों तक चलेगी। गुजरात में राज्य मंत्रियों की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। गुजरात के रेवेन्यू विभाग के मंत्री और वडोदरा के विधायक राजेंद्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में आज छाणी गांव में सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर स्वच्छता अभियान के साथ यात्रा की शुरुआत की गई, जो वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी। इस दौरान जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सांसद रंजन बहन भट्ट, मेयर केयू रोकड़िया, रावपुरा विधानसभा इंचार्ज पराक्रम सिंह जाडेजा, विधायकों और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। जन आशीर्वाद यात्रा अपना एक और महत्व रखता है। लोग मंत्रियों के पास जाते हैं, खर्च करके पहुंचना पड़ता है। यहाँ मंत्री लोगों के पास जा रहे हैं। हमें हर समाज, हर तबके से अपने अपनी तकलीफ़ों का वर्णन मिलता है। कोई लिखित में भी हमको अपने प्रश्न देते हैं। हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन हो, पूरे प्रजा से मिलने के लिए जब मंत्री सामने से निकला है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब ने हमें निर्देश दिया है कि हमारे कार्यकर्ता का महत्व होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता कहीं छूट न जाए, हमारे कार्यकर्ता कहीं निर्बल न हो जाए, हमारे कार्यकर्ताओं का काम होना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता का महत्व इस यात्रा के माध्यम से दिखता है और हम जन जन को मिलेंगे, उनके प्रश्नों को सुनेंगे। जहाँ तक मेरा विभाग है, और आज जब खादी की बात है, आदरणीय राष्ट्रपिता
जो हमारे गांधी जी, पूज्य गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल दिया है स्वच्छता का, उसको भी हम आगे साथ साथ में बढ़ाएंगे। वैक्सीनेशन को भी हम साथ साथ में बढ़ाएंगे। हमारे कार्यकर्ता लोग सब उसमें प्रचंड ताकत से इस बार मदद करें। 100% वैक्सीनेशन हो, शहर की स्वच्छता हो, राज्य की स्वच्छता हो और राजकारण में भी स्वच्छता हो, दिमाग में स्वच्छता हो। वडोदरा की विधायक मनीषा वकील हाल ही में राज्य मंत्री बनी है। उनकी अगुवाई में आज हरणी से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई। वडोदरा की विधायक और हाल ही में राज्य मंत्री बनी मनीषा वकील की अगुवाई में हरणी में भीड़ भंजन हनुमान मंदिर से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वच्छता अभियान अंतर्गत लोगों को शपथ दिलवाई गई। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष डॉ विजय शाह, पूर्व राज्य मंत्री योगेश पटेल, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ हितेंद्र पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट और भाजपा के नेताओं की उपस्थिति रही। આજે મારા મતક્ષેત્રથી હરની મંદિરથી હું મારી યાત્રા શરૂ કરી રહી છું। એમ પણ કહેવાય કે મંત્રી બન્યા પછી મારી લોકહિતની કામગીરી સારી રીતે કરી શકું એના માટેના આશીર્વાદ લેવા હું આજે મંદિરમાં આવી છું। આજ આખી ટીમ તરીકે અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને એક જ વસ્તુ છે કે મને સારી એવી શક્તિ મળે, સારા એવા આશીર્વાદ મળે તો હું લોકહિતના કાર્ય આવતા દિવસમાં કરી શકું અને સશક્ત બહેનોને હું એક સશક્ત બહેન આવતા દિવસોમાં બનાવી શકું એવી હું ભાવુક થઈ ગઈ હતી, રડી તો નથી પડી પણ એક ભાવુકતા એક મંદિરમાં આવીએ એટલે એક ભગવાન પાસે જ્યારે ઊભા હોઈએ અને ભગવાન આપણું કંઈક સારું કરે તો એમાં એક લાગણી થતી હોય, એક હર્ષભરી લાગણી થતી હોય, ખુશીના આંસુ હતા કે ભગવાને મને તક આપી છે કે હું લોકોની સેવા કરી શકું। बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी द्वारा आईपीएल की तर्ज पर वडोदरा में बीएफएल का आयोजन किया गया है। बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी द्वारा वडोदरा में बड़ौदा फुटबॉल लीग फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तर्ज पर खेली जा रही इस बीएफएल टूर्नामेंट पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। पहली बार हम लोग बड़ौदा में ऑक्शन बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। इस तरह से पहले कहीं हुआ नहीं है। पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि बड़ौदा के जो सारे प्लेयर्स हैं, गुजरात के जो सारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको अपना ड्यू इम्पोर्टेंस मिले। जिस तरह से आईपीएल होता है, जिस तरह से फ्रेंचाइजी क्रिकेट से क्रिकेटर्स को बढ़ावा मिलता है, उसी तरह इस टूर्नामेंट से फुटबॉलर्स को बढ़ावा मिलेगा, उनको इम्पोर्टेंस मिलेगा, मीडिया में आएंगे, ओनर्स विल सी देम, उनका ऑक्शन होगा। तो इस तरह से जब प्लेयर को इम्पोर्टेंस मिलता है तब जाके वो आगे अपना फ्यूचर सोच सकता है। तो ये अटेम्प्ट ये है कि ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स जो टैलेंटेड है उन्हें चांस देना, उन्हें फ्रेंचाइजी लेवल से इम्पोर्टेंस फील कराना, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में ये स्पोर्ट परस्यू कर सके। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ ड्रीम। जब हम लोग बच्चे थे, जैसे मेरे भाई जीत ने बताया, तब हम लोग मुझे याद है कि टूर्नामेंट में हम लोग क्लासरूम में सोया करते थे। बारिश होती थी, पूरी 10 टीम होती थी, उनके बीच में एक कॉमन बाथरूम होता था शेयर करने के लिए। सो जब हम वो टाइम के बारे में सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है कि इतने साल हो गए लेकिन इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे बच्चों को। इसलिए दैट्स व्हाई वी केम अप विद टर्फ 106, जहां हम सबसे बड़ा ग्राउंड खोले आर्टिफिशियल टर्फ के साथ और वहां पे बच्चों को बुलाए, इनवाइट करें और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, अच्छा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके कि इससे भी बढ़कर वो आगे कुछ कर पाए, आगे बढ़ सके। ये जो गेम है उसमें हमने क्या, जैसे 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं, जो ज़्यादातर बच्चों का यूथ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अंडर 20 के बच्चे हैं वो भी यूथ में, जिसको कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और सीनियर जो बच्चे हैं, सो वो सीनियर को भी हमने कोलैबोरेट करके, कम्युनिकेट करके एक 10 प्लेयर का एक टीम बनाया है, जिसमें अंडर 18 के 3 प्लेयर रहेंगे, 21 के 3 प्लेयर रहेंगे और सीनियर के 4 प्लेयर हर एक टीम में रहेंगे। तो टोटल 10 प्लेयर्स का एक टीम बनेगा। तो ये बेसिकली यूथ डेवलपमेंट का प्लानिंग है और नेक्स्ट ईयर हमारा प्लानिंग है गर्ल्स और अंडर 13, 15 ग्रास रूट को डेवलप करने के लिए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज वडोदरा में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा एक अनोखा आयोजन करते हुए कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी उम्दा सेवाएं दी हैं, उन्हें राइड कराई गई। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में
वडोदरा में हीरो मोटोकॉर्प द्वारा एक अनोखा आयोजन किया गया, जिसमें राइड फॉर रियल हीरोज कोविड फाइटर्स कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 100 बाइक से कोविड फाइटर्स को 100 किलोमीटर की वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा कराई गई। इस दौरान कोरोना फाइटर्स का वडोदरा के गोत्री हॉस्पिटल में सम्मान करते हुए उन्हें किट वितरित भी की गई। गांधी जयंती है, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। ये जो है उसका आशय मेन जो कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर्स एंड नर्सिस को थैंक्स करने के लिए है, और हीरो मोटोकॉर्प डीलर और सब लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें ये रैली 100 किलोमीटर्स की रैली है। ये 100 सिटी में हो रही है आज ऑल ओवर इंडिया, एंड उसका मेन मोटो थैंक्स बोलना है कोरोना वॉरियर्स को। डॉक्टर्स एंड नर्सेस ने जो काम किया है, जो सामाजिक काम है, और उसको हम थैंक्स इसके आशय से कह सकते हैं, वही मेन है। आज गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प ने 100 राइडर्स 100 बाइक का एक आयोजन किया है, जिसके लिए वो लोग GMERS मेडिकल कॉलेज गोत्री में आए हैं, और यहाँ पे जो कोविड में कामगिरी हुई उसके तरफ एक अच्छा जेस्चर करते हुए सब कोविड फाइटर्स को उन्होंने फेलिसिटेट किया है और हमको एक कोरोना किट दी है, और इसके लिए वी थैंक द हीरो मोटोकॉर्प्स, और हम GMERS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोत्री की तरफ से आभारी हैं। बॉलीवुड की हमेशा से चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री है कंगना रनौत, और कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना रामचंद्र भगवान से की है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत इस समय अपनी अगली फिल्म तेजस की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में वो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का रोल कर रही है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि उन्होंने मुरादाबाद का फिल्म शेड्यूल पूरा कर लिया है, और लखनऊ पहुंचकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 वीडियोस और फोटोज शेयर किए हैं। कंगना ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात काफी शानदार रही। उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म तेजस की शूटिंग में सहयोग देने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कंगना रनौत ने कहा कि पहले हमारे पास उत्तर प्रदेश के तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी थे, और अब हमारे पास योगी आदित्यनाथ है। वहीं सीएम योगी ने कंगना रनौत को एक सिक्का भी दिया, जिसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि में होता है। वडोदरा के बगीखाना की बरोड़ा हाई स्कूल में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में छात्रों द्वारा बनाई गए प्रोजेक्ट्स और कृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देश को दिए गए योगदान को इस दिवस पर याद किया जाता है, और देश भर में बापू की याद में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वडोदरा के बगीखाना में बरोड़ा हाई स्कूल है, जहां गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक खूबसूरत प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में छात्रों द्वारा बनाई गई हैंडमेड वस्तुओं और प्रोजेक्ट को प्रदर्शित किया गया। छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए यहां तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें पेपर का रीयूज करके बनाई हुई कृति काफी आकर्षण का केंद्र बनी। वहीं टाई और डाई के नाम पर अलग अलग कलर्स को भी प्रदर्शित किया गया। जूट की भी एक से बढ़कर एक वस्तुएं छात्रों द्वारा बनाई गई है। साबुन बनाने का प्रोसीजर भी इस दौरान स्टूडेंट्स ने दिखाया। वहीं चरखा चलाकर सूत बनाते हुए गांधी बापू को अनोखी श्रद्धांजलि भी दी गई। इन सभी आयोजनों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जयंती के मौके पर वडोदरा के प्रसिद्ध म्यूजियम में चरखा चलाने पर मार्गदर्शन देता हुआ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा महानगर पालिका की म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल शामिल हुई। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कबाडी बाग स्थित म्यूजियम में गांधी जी को बेहद प्रिय चरखा चलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीएमसी की म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल अपने बच्चों और परिवार के साथ मौजूद रही। शालिनी अग्रवाल ने खुद चरखा चलाकर गांधी बापू को अनोखी स्मरणांजलि दी। इस संस्था द्वारा लोगों को चरखा चलाने पर जानकारी देकर मार्गदर्शन दिया जाता है। इस आयोजन पर आयोजक अवनी वरिया ने जानकारी दी। આજે ગાંધી બાપુની જન્મ જયંતિ છે તો મ્યુઝિયમમાં આવો ચરખા રમીએ એનો કાર્યક્રમ કર્યો છે, જે કાર્યક્રમમાં પોતાની જાતે ચરખો ચલાવી શકે છે, શીખી શકે છે અને આખો સરસ મજાનો લાવો આજે લઈ શકે છે ગાંધી જયંતિના લીધે। તો આવો અને ચરખા રમીએ એ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈએ। આજે અમે બરોડામાં છીએ, મારું નામ અવની છે અને હું અમદાવાદથી આવું છું। આજે આપણે બરોડા મ્યુઝિયમ એન્ડ પિક્ચર ગેલેરીમાં આ કાર્યક્રમ યોજાયો છે। કાર્યક્રમનું નામ છે ચાલો ચરખો રમીએ અને અમે છેલ્લા 8 વર્ષથી ચરખો શીખવાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। અમે અમદાવાદથી શરૂઆત કરી, હવે અમે આખા ભારતમાં ફરીએ છીએ
આજે અમારા કાર્યક્રમને 8 વર્ષ પૂરા થાય છે અને ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે આજે અમે અહીંયા કાર્યક્રમ યોજ્યો છે. બેઝિકલી અમે શરૂઆત કરી ત્યારે મેં એકલા જ કરી હતી, પણ આજે મારી સાથે લગભગ 500-700 જણા જોડાયા છે ઓલ ઓવર ભારતમાં અને બધા જે શીખે છે એ બીજાને શીખવાડે છે. અત્યારે આપણે જે રીતની જિંદગી જીવી રહ્યા છે, જે ફાસ્ટ જીવન જીવી રહ્યા છે, એમાં થોડું સ્લો થવાની જરૂર છે, થોડું સસ્ટેનેબલ થવાની જરૂર છે. એ એક સંદેશ છે કે ચરખો જ્યારે તમે જાતે ચલાવો, જાતે તમારું સૂતર બનાવો અને એનું કપડું બને ત્યારે તમને ખબર પડે કે એની પાછળની કેટલી મહેનત છે. અને જ્યારે તમે ચરખો ચલાવો છો ને ત્યારે તમને પોતાને મનની શાંતિ મળે છે. એટલે ખાસ તો અમારો ચરખા દ્વારા શાંતિનો એક સંદેશ છે. वडोदरा एक संस्कारी नगरी है और संस्कारी नगरी से प्लास्टिक प्रदूषण का दूषण दूर करने की पहल आज गांधी जयंती के मौके पर वडोदरा की विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने शुरू की है. आरएसएस संचालित पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अंतर्गत गांधी जयंती से वडोदरा में प्लास्टिक मुक्त वडोदरा के महाअभियान की शुरुआत की गई है. श्री वागपति फाउंडेशन और श्री द्वारकाधीश सुखधाम द्वारा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से यह अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत एक ह्यूमन चेन बनाकर गांधी जी के चेहरे की रूपरेखा क्रिएट की गई. कार्यक्रम में तृतीय गृह युवराज डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी और विश्व धर्म संसद के एम्बेसडर डॉक्टर जय शाह समेत के अग्रणियों ने प्लास्टिक मुक्त वडोदरा पर अपने विचार व्यक्त किए. वडोदरा नगरनी अंदर अभूतपूर्व आयोजन आज अनेक संस्थाओं वती करवामां आव्युं छे, ज्यां प्लास्टिकना वेस्टने केवी रीते पर्यावरणने मुक्त कराय અને પ્લાસ્ટિકના વેસ્ટનો કેવી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે એની ઘણી બધી છણાવટો આજના આ કાર્યક્રમ દરમિયાન પ્રાપ્ત થઈ છે. હું તમામ કાર્યકરોને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું કે જનજાગરણ દ્વારા આ પ્રયત્નને ખૂબ જ સુંદર રીતે સફળ બનાવવા માટે જે પ્રયત્ન કર્યો છે એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભકામના પાઠવું. अक्टूबर से दिसंबर तक पूरा भारत में प्लास्टिक मुक्त भारत ऐसा अभियान की शुरुआत आज से गांधी जयंती के दिन से हो रही है. इसमें हमारा संकल्प है कि बड़ौदा भी पॉलीथीन मुक्त प्लास्टिक मुक्त हो, क्योंकि प्लास्टिक और पॉलीथीन वो एक बहुत बड़ा महाअजगर है जो संपूर्ण जीव सृष्टि को वो खा जाएगा. तो इससे हमें कैसे बचना है, किस तरीके से उपाय से हमें बचना है, वो जो संदेश है वो हमें पूरा विश्व में, पूरा भारत में और पूरा बड़ौदा में ले जाना है, पब्लिक को उजागर करना है. वडोदरा की शिव साधना नृत्य और संगीत एकेडमी द्वारा गांधी जयंती के मौके पर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम करते हुए वडोदरा को गौरवान्वित किया गया. भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा की शिव साधना नृत्य संगीत एकेडमी के 35 से ज्यादा आर्टिस्ट द्वारा सबसे लंबा संगीत प्रस्तुति रिकॉर्ड करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 के एडिशन में भी शामिल किया जाएगा. शिव साधना के फाउंडर जिग्नाशु पंड्या के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने लगातार 6 घंटों तक प्रस्तुति दी. यहाँ पे एक यूनिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड इवेंट हो रहा है, अटेम्प्ट कर रहे हैं ये लोग. ये है लॉन्गेस्ट म्यूजिकल ऑन स्टेज परफॉर्मेंस बाय ए डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. एंड हम लोगों ने इनको अटेम्प्ट के लिए टारगेट दिया है 5 hours 30 minutes एंड दे ऑल द बेस्ट फॉर देम एंड आई थिंक दे विल ट्राई फॉर 6 hours. आज गांधी जयंती है, हम लोग आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए 6 घंटे के लिए आज सभी बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं. हमें सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है कि 6 घंटे हमारे सभी बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दे दिया तो हम रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं. तो वी नीड ब्लेसिंग्स, तो आप लोग सब हमें ब्लेसिंग्स दीजिएगा और ये अच्छा काम आज सही तरीके से ख़त्म हो जाए. शिव साधना एकेडमी इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड में आज रघुपति राघव राजारामનો રેકોર્ડ કરી રહ્યા છે મારા વિદ્યાર્થીઓ. 38 સ્ટુડન્ટ્સ શિવ સાધના એકેડમીના પરફોર્મન્સ આપી રહ્યા છે. ત્યારે આજે એક અનેરો આનંદ છે અમારી એકેડમી માટે કે જ્યારે 13 વર્ષથી શિવ સાધના એકેડમી કાર્યરત છે વડોદરામાં, ત્યારે વડોદરાની વિવિધ બ્રાન્ચીસમાંથી શિવ સાધના એકેડમીના 38 સ્ટુડન્ટ્સ 8 વર્ષ 9 વર્ષ 12 વર્ષથી લઈને 35 વર્ષ સુધીના રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ આજે ગાંધી જયંતિ છે એના પર એક અનેરો એક રેકોર્ડ બનાવી રહ્યા છે.
भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा वडोदरा से डभोई पहुंची। इस दौरान डभोई में विधायकों और अन्य भाजपा के नेताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा वडोदरा से डभोई पहुंची। डभोई में मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का जिला भाजपा अध्यक्ष अश्विन पटेल, प्रभारी पराक्रम सिंह जाडेजा, करजण विधायक अक्षय पटेल, सावली विधायक केतन इनामदार, डभोई विधायक शैलेश मेहता ने उपस्थित रहकर स्वागत किया। डभोई में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर इस मौके पर पुष्पांजलि भी की गई। પ્રભાવતી ડભોઈમાં અનેક સમાજો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક કાર્યકર્તા તરીકે, મંત્રી તરીકે સ્વાગત કર્યું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે, લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે। લોકોના પ્રશ્નો પણ આવ્યા છે, કાર્યકર્તા પણ કેટલાક નાના મોટા પ્રશ્નો લઈને આવ્યા છે। મારા વિભાગ સિવાયના પ્રશ્નો પણ મારી સમક્ષ રજૂ થયા છે। અને જ્યાં સુધી દર્ભાવતીની વાત છે, મારા મિત્ર શૈલેષભાઈ મહેતા, જેઓએ આ છેલ્લા 4 વર્ષ દરમિયાનમાં અગાઉ થયેલા કામોની અંદર સોનામાં સુગંધ ભેળવી એટલા ઘણા બધા કામોનું એક લિસ્ટ આજે રજૂ કર્યું છે। અને દર્ભાવતીનો જે વિકાસ 4 વર્ષની અંદર થયો છે, એનાથી મન પુલકિત થાય છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આટલા સારા કામો લોકોના કરી રહી છે અને હજુ વધુ સારું શું થઈ શકે એના સજેશન્સ પણ લીધા છે। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर लखनऊ में पुलिस बेड़े द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि की गई। इस मौके पर अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भी उपस्थिति रही। पुलिस कमिश्नर ने सभी को अपने अपने कार्यों को ईमानदारी और कार्यनिष्ठा से संपन्न करवाने की शपथ दिलवाई। देश की आज़ादी और एकता की रक्षा करने तथा उसे मजबूत बनाने के कार्य में तन मन से सहयोग दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करूँगा और मेरा विश्वास है कि धर्म, भाषा, प्रांत संबंधी तथा अन्य सभी राजनीतिक तथा आर्थिक विवादों को शांतिपूर्वक और संवैधानिक उपायों द्वारा हल किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के महोबा में सालों तक कांग्रेस का चेहरा रहे मनोज तिवारी समाजवादी पार्टी में जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबूलाल तिवारी के नाती मनोज तिवारी समेत कई पुराने नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की विधिवत घोषणा की। उत्तर प्रदेश के बलिया में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा की प्रवक्ता शीला सिंह ने क्षत्रिय समाज खतरे में होने की बात कहते हुए इसौली के विधायक अबरार अहमद पर भी निशाना साधा। हम लोग 4 अक्टूबर को क्षत्रिय महासंगम रखे हैं, जिसमें हमारी मांग है जो आज के समाज में हमारी अवहेलना की जा रही है, हमारा अस्तित्व खतरे में है, हमारे स्वाभिमान खतरे में है। उसके लिए हमारी सरकार से कुछ मांग है, क्योंकि वैदिक कालीन सभ्यता से चला आ रहा है कि वर्ण को 4 व्यवस्था में, समाज को सुसंगठित करने के लिए वर्ण को 4 व्यवस्था में बांटा गया था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और हम क्षत्रियों की उत्पत्ति जो कि ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्रह्मा जी की भुजाओं से माना गया है, तो हम क्षत्रिय जो कि हर युग में ले लीजिए, द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, हर युग में हम क्षत्रियों ने अत्याचार के खिलाफ लड़ा है, पाप के खिलाफ लड़ा, अधर्म के खिलाफ लड़ा है। आज उन क्षत्रियों का कोई अस्तित्व नहीं है इस समाज में। हमारे बच्चे 99% पा के भी आरक्षण के शिकार हो रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, जो कि हमारा क्षत्रिय समाज शुरू से समाज की रक्षा की है।
आज उन क्षत्रियों का स्वाभिमान खतरे में है। और इसी को लेके, इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम क्षत्रिय भाई और हम छत्राणियाँ एक महासंगम का आयोजन किया है, जो कि एक दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है 4 अक्टूबर को। और मैं अपील करना चाहती हूँ सभी छत्राणी बहनों से, सभी भाइयों से कि आप इस सभा में पहुँच के इस सभा को बल प्रदान करें और अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ें। गांधी जी के जीवन मूल्य सभी की जिंदगी के लिए प्रेरणादायी साबित होते हैं। ऐसे में सुरेंद्रनगर के धांगध्रा के एक कलाकार ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को दर्शाती अद्भुत प्रतिकृति तैयार की है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा के कलाकार शंभू मिस्त्री ने गांधी जयंती पर गांधी बापू की अद्भुत कलाकृति तैयार की है। इस कलाकृति के जरिए गांधी बापू के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा इस उम्दा कलाकार द्वारा दी गई है। अहिंसा, प्रेम, सादगी और युवा वर्ग को खादी अपनाने की प्रेरणा शंभू मिस्त्री गांधी जी के मॉडर्न आर्ट चित्र के जरिए दे रहे हैं। 2 ऑक्टोबर खास કરીને महात्मा गांधीजीની જન્મજયંતિ હોવાથી તેથી મેં આ જેમની એક કૃતિ મેં મોડર્ન આર્ટથી બનાવેલ છે અને આ કૃતિમાં મેં ગાંધીજીને મેં ચરખો ચરાવતું દ્રશ્ય દર્શાવે છે અને લોકોને હું કહેવા માંગુ છું કે આપણે ખાદી તરફ આગળ વધી અને સ્વદેશી અપનાવી। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। हेल्दी हार्ट हेल्दी लाइफ, ये हम बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मुद्दा बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, क्योंकि आजकल हम लगभग हफ्ते में 2-3 ऐसे किस्से देखते हैं कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। कार्डियक अरेस्ट से जिन जिन की डेथ हुई है उनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता है कि उनको कोई ट्रीटमेंट दी जाए, अस्पताल ले जाया जाए, या फिर कुछ परिवार के सदस्य कुछ समझ सके उससे पहले तो वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। इतनी ज़्यादा गंभीर बात को शायद हम लोग इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्राई कलर हॉस्पिटल से डॉक्टर शोमू बोहरा, जो है कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कार्डियक अरेस्ट की जब बात आती है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इन्हें बहुत दूसरी कई बीमारियां होगी, हार्ट का प्रॉब्लम पहले से हुआ होगा, या डायबिटीज़ होगा, या हाइपरटेंशन होगा, बहुत सारी चीज़ें सोच में आ जाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि सडन कार्डियक अरेस्ट की हम जो बात कर रहे हैं वो इसका मतलब क्या है? अगर आप देखें तो सडन कार्डियक डेथ अगर आप माने तो ज़्यादातर ये डेथ्स होती हैं अचानक से, विद इन 1 आवर। पहले आपने बताया कि एकदम नॉर्मल थे और अचानक से हो गया जी। पर पहले से अगर किसी को तकलीफ है हार्ट की, या अगर पहले से वो कोई दूसरी बीमारी से ग्रस्त है, तो ये होने का चांस बढ़ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि उसको होगा ही। इनफैक्ट 10 से 15% लोगों को जिनको डेथ होती है वो सडन कार्डियक अरेस्ट से होती है, और उसमें से अंदाज से 50% लोगों को सडन हार्ट अटैक के कारण होती है। तो आप अगर देखेंगे हार्ट अटैक किसी को आया है जी, और उसके कारण अचानक से डेथ हुई है, तो 50% ऑफ द टाइम सडन कार्डियक अरेस्ट के कारण होती है। सडन कार्डियक अरेस्ट है क्या? सडन कार्डियक अरेस्ट डेथ नहीं हुआ है। अरेस्ट का मतलब हार्ट बंद पड़ गया है। जो हार्ट नॉर्मली 70 के रेट से चल रहा होता है वो ऐसे चलता रहता है। पर अगर अचानक से हार्ट बंद पड़ जाए, जो वो खून दे रहा है पूरे शरीर को, ब्रेन को दे रहा है, पूरे ऑर्गन्स को दे रहा है, तो वो खून मिलना बंद हो जाएगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है हमारे शरीर का? वो है दिमाग। अगर दिमाग को खून मिलना बंद हो जाए, इवन 10 सेकंड के लिए खून बंद हो जाए, तो लोग बेहोश हो जाते हैं जी। अगर 1 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो एकदम स्टिफनेस आ जाती है और बेहोशी की हालत इतनी बढ़ जाती है 3 मिनट तक कि वो कोमा में जा सकता है। 10% आपका सर्वाइवल हर 1 मिनट में कम होता है। सो अगर 10 मिनट तक हार्ट बंद पड़ा रहा तो नियरली 100% मोर्टेलिटी, जो डेथ है, वो गिना जाता है। तो फ्रॉम सडन कार्डियक अरेस्ट
टू सडन कार्डियक डेथ आपके पास है 10 मिनट। वो 10 मिनट में अगर आप किसी भी तरह से हार्ट को स्टार्ट कर सकते हैं तो पेशेंट की जान बच सकती है। 10 मिनट 10 मिनट अगर आपने देखा है कि पेशेंट आपके सामने गिरा है और आपने तुरंत ही उसका उपचार करना शुरू कर दिया तो पेशेंट की जान बचने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और 10 मिनट के बाद तो नियरली पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है, चाहे आप उसका हार्ट वापस से भी चालू कर दें पर बचने का चांस कम हो जाता है। और ये इंडिया में नहीं, यूएस में अभी आप देखेंगे डेटा, तो अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल सडन कार्डियक अरेस्ट किसी को हुआ है तो हॉस्पिटल से आ गए हैं और डिस्चार्ज होने का चांस 8% ही है। यानी अगर आपने सब कुछ किया तो 8% ही लोग वापस से जाते हैं। पर अगर आप उनको बाईस्टैंडर जो CPR बोलते हैं अगर वो देते हैं तो अप टू 35% लोग बच सकते हैं। तो आप 20% लोगों को बचा सकते हैं अगर वो सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो। इसका मतलब है कि CPR सभी को आना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपको जानना चाहिए कि CPR किसमें किया जाए और उसके बाद कैसे किया जाए। तो ये पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है कि किसमें करना है। अभी आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को ले लें और उसमें CPR चालू करेंगे तो उसमें शायद संभव नहीं है कि आप कुछ कर पाएं। पर आपको जानना जरूरी है कि सडन कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति या फिर कोई एक मरीज बेहोश हो गया तो कैसे जाने कि SCD है और उसकी वजह से ही वो बेहोश हो गए हैं, गिर गए हैं? अगर आपने देखा है बेहोश होते हुए अचानक से तो आपको इजी हो जाता है कि भाई आपने अभी तक उसको बोलते हिलते देखा है। पर अगर आपने उस व्यक्ति को खाली लेटे हुए या ऐसे पड़े हुए देखा है और कब से है वो नहीं पता है तो मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप किसी व्यक्ति को गिरते हुए देखते हैं तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे BP कम हो जाना, गर्मी के कारण पानी शरीर में से होता है उसको वाजोवेगल बोलते हैं। दूसरा आता है शुगर कम हो जाना, मिर्गी का दौरा। पर सडन कार्डियक अरेस्ट और उनमें क्या डिफरेंस है? जी हाँ, वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो है जो आदमी गिर जाता है और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो किस तरह से आपको पता रहेगा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है? अगर कोई आदमी को आप जोर से बुलाओ, अगर आप उसे हिलाओ या आप उसे पेनफुल स्टिमुलेशन दो यहाँ कि आप उसको दबाओ और बोलो कि क्या है, आप क्या हुआ है आपको, और वो उसको रिस्पॉन्ड ना करे, इसका मतलब वो बेहोश है। अब बेहोशी सडन कार्डियक अरेस्ट है क्या नहीं वो कैसे जाने? तो आइडियली तो पहले तो पल्स देखनी होती है, पर सबको पल्स या नर्व्स देखना नहीं आता है। तो दूसरा क्या है, अगर आप उसका ब्रीदिंग चल रहा है क्या नहीं वो देख सकते हैं। ब्रीदिंग कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसके नाक के आगे हाथ रख दें, पर नाक पे हाथ रखने में लोग घबराते हैं, कोविड एरा है, मास्क पहना हुआ है किसी तो पता नहीं चले। तो काफ़ी बार आप ये कर सकते हैं कि उसके पेट के ऊपर हाथ रख दें। नॉर्मली ब्रीदिंग के साथ पेट ऊपर नीचे होता है। अगर आपने पेट पे हाथ रखा और 10 सेकंड तक वो ऊपर नीचे नहीं हुआ, इसका मतलब शायद ब्रीदिंग बंद है। और अगर ब्रीदिंग बंद है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर आप देख सकते हैं कि शायद उसके शरीर के अंग थोड़े से ठंडे पड़ रहे हैं या शरीर ब्लू हो रहा है, तो इसका मतलब ये सडन कार्डियक अरेस्ट है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। और इसमें सबसे पहले तो कोई एक्सटर्नल साइंस ऑफ इंजरी नहीं है, आपको पता है कि भाई ये ऑब्वियसली इनको लगी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, और अचानक से हार्ट बंद होगा तब आपको कुछ और नहीं पता चलेगा एक्सेप्ट ब्रीदिंग बंद होना और पल्स बंद होना। जी, वो खास चेक करना जरूरी है। जी, तुरंत क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? आप अगर कोई भी घर पे हैं तो आपको पता है ये आदमी व्यक्ति कौन है, तो आप तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हैं। वो तुरंत होना चाहिए जिससे एम्बुलेंस को टाइम मिले आने का। और वो भी ज़रूरी है कि आप बोलें कि मुझे कार्डियक एम्बुलेंस चाहिए, क्योंकि कार्डियक एम्बुलेंस में डिफिब्रिलेटर होता है, बाकी शायद नॉर्मल एम्बुलेंस में ना भी हो। तो एक कार्डियक एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया जाए। अगर कोई नज़दीक में है तो आप उनको बोलें कि आप जल्दी से फ़ोन करें और आप चार्ज ले लें। पर अगर आप बाहर हैं और आप रोड पे हैं और आपने किसी को ऐसे होते हुए देखा, तो हमारा पहला रिस्पांस तो डरने का हो जाता है कि हम किसी को बुलाएंगे
तो हमें शायद पुलिस पूछेगी, और अगर पुलिस आ गई और हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो भी तकलीफ शायद। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं जिसको गुड समैरिटेनियन लॉ बोलते हैं। तो आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा जाता है इस केस में, और आप उस व्यक्ति को अटेंड करेंगे तो आप बेझिझक करिए। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस में हो कि नहीं मुझे पुलिस में जाना पड़ेगा, ऐसा है वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे। हाँ, वो नहीं होना है, आपका नाम भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसा, तो सबसे पहले एम्बुलेंस, और आप वो अटेंड करें बेझिझक, जिससे आपको ये डर ना रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, और इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है। CPR वहीं कर सकते हैं। अगर सपोज पेशेंट गद्दे पे है तो उनको नीचे ज़मीन पे लेटाएं, एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए। पेशेंट कोई ऐसी डेंजरस जगह पे ना हो, इमीडिएटली पेशेंट को बाहर निकाले। अगर आग लगी है तो वहाँ तो ऑब्वियसली आप नहीं करेंगे, तो आपको बाहर ले आना पड़ेगा। तो एक सेफ जगह पे, फ्लैट जगह पे पेशेंट को ले आएँ और उनको सीधा लेटा दें। तो सबसे पहला ये देखना है, असेस करें कि पेशेंट की ब्रीदिंग चल रही है क्या नहीं। अगर पेशेंट की ब्रीदिंग चल रही है तो इसका मतलब वो एम्बुलेंस में डायरेक्ट जाए, उनको कार्डियक अरेस्ट नहीं है, वो डायरेक्टली एम्बुलेंस में जाएंगे, पर आप खड़े रह सकते हैं। पर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उनकी ब्रीदिंग भी नहीं चल रही है, और आपने देखा था ये 10 मिनट पहले ठीक था, या किसी ने बोला ये 10 मिनट पहले ठीक था, तो इसका मतलब ये कार्डियक अरेस्ट है। तो आपने ये रिकग्नाइज कर लिया है और आपको CPR इमीडिएटली चालू करना देना होगा। जी। कार्डियक पुनर्जीवन क्या है और लोग उसे कैसे लेते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे करते हैं? जी, ये ट्रेनिंग के द्वारा होता है, पर संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो उसमें मेन चीज है, CPR का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। पर क्योंकि ब्रीदिंग जो है, अभी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग तो कोई देगा नहीं, स्पेशली कोविड एरा में। और वैसे भी देखा गया है कि ये खाली जो शायद डूब जाते हैं या जिनको अस्थमा की तकलीफ है उनमें ही शायद फायदा करता है। तो ब्रीदिंग अभी कंपोनेंट हटा दिया गया है टेक्निकली, और अभी है खाली चेस्ट कंप्रेशन। सो इसको CCR कर दिया है, कार्डियक चेस्ट कंप्रेशन रिससिटेशन। उसमें हम ये करते हैं कि पेशेंट को अगर लेटा दिया जाए स्ट्रेट और छाती ऊपर की तरफ है, तो ये जो ब्रेस्ट बोन होती है यहाँ सेंटर वाला एरिया, उस पे आप 100 के रेट से, 100 to 120 के रेट से उस पे कंप्रेस करें। और उसकी एक टेक्निक होती है जिससे कंप्रेशन होता है। आपको दोनों हाथ को ऐसे रख के, आपका जो मेन हाथ है वो नीचे की तरफ हो और उसके ऊपर जो हाथ है वो उसके ऊपर चेस्ट बोन पे आ जाए, और उसको सीधा शोल्डर से धक्का देना है। आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें नहीं होगा। और ये चेस्ट बोन को आप जब धक्का देते हैं तो नियरली 1.5 से 2 इंच का धक्का होना चाहिए, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। बच्चों में शायद कम, पर अगर ये कंटिन्यूसली 100 के रेट पे आप कर सकते हैं तो इससे जो प्रेशर जनरेट होता है, जो हार्ट बंद है, वो उसका उपाय कर लेता है कि जो ब्रेन को जो खून चाहिए उतना खून मिल जाता है, यानी वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने दबाया, हार्ट का पंपिंग रेट 70 पे है, वो जो पंप करता है और ये जो पंप करता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। पर अगर आप जितना फास्ट कर रहे हैं और अच्छी तरह से कर रहे हैं, प्रेशर दे के कर रहे हैं, तो जो खून जो यहाँ होता है वो अपने ब्रेन तक जाता है, और वो ऑक्सीजन चाहे कम होगा पर वो प्रोवाइड करता रहता है, जिससे ब्रेन का डैमेज ना हो। तो चेस्ट कंप्रेशन हमेशा साइड में से करते हैं। आप नी पे जाएं और उसके ऊपर झुक के ऐसे दबाएं 100 से 120 के रेट पे कंटिन्यूसली। अब कब तक आप करेंगे? जब तक एम्बुलेंस नहीं आए तब तक। या तो खुद की ब्रीदिंग, या तो अचानक से पेशेंट होश में आ जाए, या तो ब्रीदिंग चालू हो जाए, या तो कोई डॉक्टर आ जाए जिसको पता है क्या करना है आगे। और एम्बुलेंस आती भी है तो तब तक भी चालू रखना है जब तक उसके पास ICD यानी वो डिफिब्रिलेटर नाम आ जाए। तो ये शायद आधा घंटा भी चल सकता है, ये शायद 45 मिनट्स भी चल सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस को आने में देर भी लग सकती है। उससे कुछ और हो नहीं सकता, उनको कोई और तकलीफ नहीं हो सकती जब तक हम दे सकते हैं दें। जी, अगर आप नहीं देंगे तो तकलीफ होने ही वाली है। और ज्यादा ऐसा तो नहीं है ना कि ज्यादा देर 45 मिनट हो गई,
तो और कोई तकलीफ नहीं हो सकती। डॉक्टरों ने 1.5 घंटे तक चेस्ट कंप्रेशन करके पेशेंट्स को बचाया है जी। तो अगर आप आधा घंटा वैसे भी करना बहुत मुश्किल है, तो अगर आपके पास आजू बाजू कोई लोग हैं और आपको अगर आता है तो आप उन लोगों को बोल सकते हैं कि आप देखिए मुझे मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं जब थक जाऊं तो आप आ जाइए। यही सवाल था मेरा कि ये कर कौन सकता है, क्योंकि सबके पास में ये नॉलेज नहीं होता सर। जी, तो इसके लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। ट्रेनिंग लेने के लिए आपको स्पेशल यानी हॉस्पिटल हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो रेगुलरली ये ट्रेनिंग कोर्सेज करती हैं। ये आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है, सेव हार्ट फाउंडेशन की तरफ से हो रहा है, काफ़ी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं। आधा से 1 घंटा का कोर्स होता है। ऑनलाइन तो आपको थियोरी और डेमोन्स्ट्रेशन ही बता पाएंगे, पर आइडियली इसको आपको करके देखना है। मैनिक्विन्स आते हैं जो डमी बोलते हैं, डमी पे आप कितना कंप्रेशन करेंगे, किस तरह से करेंगे। जब तक आप एक बार नहीं करेंगे आपको आइडिया आने का चांस कम है। तो ये कोर्स सर्टिफिकेट होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट के कोर्स होते हैं जो एक रेगुलर आदमी भी कर सकता है। कोई भी एडल्ट 14 साल की उम्र से ज़्यादा है जिनकी, और जो समझ सकता है, उसको ये नहीं है कि वो लिखा पढ़ा होना चाहिए, वो समझ सकता है कि क्या चल रहा है, वो उतना अगर सीख जाए तो वो अच्छी तरह से ये कंप्रेशन कर पाएगा। कोई स्पेसिफिक सेंटर है इसके जहां पर जाके सीख सकें लोग? जैसे कि बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो रेगुलरली ये कोर्स कंडक्ट करते हैं। अच्छा, सिखाते हैं। अगर आम व्यक्ति कोई भी जाके सीख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक जना चला जाए, उसके लिए एक डेट और टाइम फिक्स करते हैं। सीख कोई भी सकता है? हाँ, सीख कोई भी सकता है। जैसे कि अभी स्कूल हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, इंडस्ट्रीज हुए, जैसे पुलिस फोर्स है, फायर फाइटिंग है, उनका भी अभी ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रहा है। इसी ये संडे और वेडनेसडे को उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है जी। पर ये ऑनलाइन कोर्सेज है। पर अगर आपको मैनिक्विन पे करना है तो उसके लिए जो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं उनको अरेंज करना होता है, इंडिविजुअल आपको 10-10 मिनट उनको दिखाना होता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है और उसमें ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। तो थियोरी पार्ट ऑनलाइन हो सकता है, आराम से हो सकता है, पर प्रैक्टिकल पार्ट में आपको टाइम देना होता है। तो वो रेगुलरली महीने में एक बार या ऐसा अगर कोई अरेंज करवाना चाहता है तो हॉस्पिटल से अरेंज करवा सकते हैं जी। यानी मानो कोई इंडस्ट्री में कहीं जाना है, किसी इंस्टीट्यूट में लोगों को सिखाना है तो वैसे जा सकते हैं। वैसे जा सकते हैं। ऐसे स्पेशल ऑर्गेनाइज हो सकता है जी। खाली आप अकेले जाके बोले मुझे सिखाना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा जी। AED क्या है सर? जिस तरह से आप चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं वो एक मैकेनिकल वे है हार्ट को कंटिन्यू रखने का, पर हार्ट तो बंद है। हार्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है? तो ऐसा देखा गया है कि आप शॉक उसे दें, हाई एनर्जी शॉक, तो उससे हार्ट की रिदम रेगुलर हो सकती है। तो वो हाई एनर्जी शॉक देने के लिए AED जो है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, वो एक शॉर्ट फॉर्म है जी। उसको AED बोलते हैं। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो करीब 1.5 से 2 किलो का ही होता है, ब्रीफकेस टाइप होता है। वो जनरली आप अगर ट्रैवल करते हैं एयरप्लेन से तो एयरपोर्ट्स पे, हमारे स्टेशन पे भी है, बॉक्स में पड़ा होता है, यूज़ इन केस ऑफ इमरजेंसी लिखा होता है उस पर। अगर किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है और आपने रिससिटेशन चालू किया है और आपको पता है कि यहाँ AED है, तो एम्बुलेंस के साथ साथ आप AED भी मंगा सकते हैं। अगर आपने AED पास में है और आपने लिया तो आप उस व्यक्ति को शॉक दे सकते हैं, जिससे अगर उनका हार्ट बंद है तो वो रीस्टार्ट हो सके। तो वो आप 2 पैचेस आते हैं जो लगाने होते हैं, वो AED पे इंस्ट्रक्शंस पूरे लिखे होते हैं, वो भी आपको सिखाया जाता है किस तरह से यूज़ करें। और ये ऑटोमेटिक है, इसलिए क्या होता है कि उससे पता चल जाता है कि हार्ट का रिदम शॉकेबल है क्या नहीं, शॉक देना है कि नहीं है। उसमें आवाज़ आ जाएगी कि मैं शॉक दे रहा हूं, आप दूर हट जाइए, क्योंकि शॉक देते वक्त आपको पास नहीं होना है। और आप दूर हटेंगे, आप बटन दबाएंगे, शॉक मिल जाएगा। अगर हार्ट रीस्टार्ट हो जाएगा तो मशीन खुद ब खुद बोल देगी कि हार्ट रीस्टार्ट हो चुका है, और पेशेंट में आप डिफरेंस भी देख लेंगे।
कि पेशेंट वापस से ब्रीदिंग चालू हो गया, वापस से रिस्पॉन्स चालू हो गया। पर अगर वापस से नहीं हुआ तो वापस से 2 मिनट के अंदर वो शॉक दे सकता है, तब तक आपको वापस से CPR करना है। तो AED इज, आपने पिक्चर में देखा होगा, वो ऊपर झटका देने की मशीन होती है, अचानक से झटका दिया, एकदम ठीक हो जाते हैं। ये सेम तरीके के मशीन है, पर आपको डायग्नोज नहीं करना है, वो मशीन डायग्नोज करे, आपको खाली पैच लगा देना है उसके लिए। इसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है और लोग ले सकते हैं इसका ट्रेनिंग? CPR आप और AED आपको चलाना आ गया तो आप एकदम बेसिक लाइफ सपोर्ट के हकदार हो चुके हैं, आपको वो सर्टिफिकेट मिलने के हकदार हैं। जी। AED चलाने का भी स्टेप्स होता है, वो आप अगर YouTube वीडियोस भी हैं, पर अगर आप हॉस्पिटल से सीखते हैं तो बेटर रहता है। पर अगर आप वहाँ देख लें, एक बार भी देख लें तो बहुत ही इजी है, उसमें कोई मेजर नहीं है, आपको पैच लगा देने हैं, मशीन को ऑन रखते हुए वो बताएंगे। स्पेसिफिक जगह आपको पता होनी चाहिए जी, वो बहुत ज्यादा जी। जरूरी और है। उसमें वो जो पैड होते हैं उसमें स्पेसिफिक जगह भी होती है कि आपको कहाँ लगाने हैं। वो चेस्ट के लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई सब इंस्ट्रक्शंस, वो पैड कहाँ लगाना है पिक्चर बनाया हुआ है, आपको अगर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसमें। और आप कपड़े पे तो नहीं लगाएंगे, प्रॉब्लम वहाँ है, उसको चमड़ी पे लगाना होता है। तो उसमें सिजर भी दी जाती है, जिससे आपको अगर कपड़े को फाड़ना है, किसी के कपड़े हैं, फीमेल्स हैं स्पेशली, आप खोल तो नहीं सकते हैं, तो इस तरफ से उसको उतनी ही जगह पे, पैच लगाने की जगह पे आप उसे होल करके वहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि आपको इमीडिएटली वो लगाने की सहूलियत रहे। ओके। ICD का मतलब क्या? क्योंकि ये सारे टेक्निकल वर्ड है जो आम व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पता है। जी। तो ICD का मतलब क्या? ICD है इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। ओके। जैसे कि किसी पेशेंट, जो ये है, ये ऐसा छोटा सा डिवाइस है जी। ये छोटा सा डिवाइस जाता है चमड़ी के नीचे। जिस तरह से AED और जो डिफिब्रिलेटर है वो काम करता है, वैसे ही सिमिलरली ये ICD भी काम करता है। ये भी हार्ट का जो रिदम है अचानक से बंद पड़ जाए तो उसे चालू करता है, शॉक देके या बिना शॉक के भी। तो अगर पेशेंट को पहले से ही ऐसा कभी एपिसोड हो चुका है जहां वो कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, या पहले से ही उनको अटैक आ चुका है और हार्ट का पंपिंग कम है, या पहले से ही उनको एपिसोड आ चुके हैं जिसमें उनको शॉक दे रखा है क्योंकि हार्ट का रेट बहुत बढ़ गया था, तो ऐसे पेशेंट्स में ये हम इंडिविजुअली इम्प्लांट कर सकते हैं चमड़ी के नीचे। जिससे जब भी उनको तकलीफ हो तो ये मशीन खुद ब खुद 10 सेकंड के अंदर डायग्नोस भी कर देती है और ट्रीटमेंट भी दे देती है। ओके। बाईस्टैंडर की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये कंप्यूटर एम्बुलेंस की तरह है, आपके साथ एम्बुलेंस घूम रही है। अगर आपकी रिस्क ज़्यादा है तो ये मशीन डालने से आपकी रिस्क इमीडिएटली कम हो जाती है। जी। तो ऐसे कितने पेशेंट होते हैं, किस कंडीशन में आते हैं जब ये लगाया जाता है सर? सबसे पहले जिनको ये पहले कभी किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, उनको पहले शॉक दे रखा है और वो वापस से नॉर्मल हो चुके हैं, जिनका हार्ट का पंपिंग कम है। नॉर्मली ये सडन कार्डियक अरेस्ट उनमें होता है जिनका हार्ट का पंपिंग कम है जी। अगर उनका पंपिंग 35% से कम है, नॉर्मली होता है 50 से 60%, पर पहले अटैक आ चुका है या बिना अटैक के हार्ट के कंडीशंस होते हैं जिनको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, DCM बोलते हैं, अगर वो सब हैं और उनकी रिस्क ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट करते हैं, और पहले कभी चक्कर आ चुके हैं ऐसे पेशेंट्स को, तो उनकी रिस्क ज़्यादा गिनी जाती है। उन पेशेंट्स में ICD लगाने से ऐसा देखा गया है कि उनकी जान बच सकती है, जिनको नहीं लगी है उनके कंपैरिजन में। ऐसा तो नहीं है कि आपने ICD सब में लगा दी और सबकी जान बच गई, ये तो है नहीं जी। पर जो प्रतिशत है उसमें काफ़ी लोगों 10 में से 8 लोगों की जान बच सकती है अगर आपके पास ये मशीन है तो। ज़्यादा जोखिम वाले जो मरीज है, हाँ, उनके लिए ये सही तरीका उनके लिए ये एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है। पर्सनलाइज्ड। प्रॉब्लम ये है कि सडन कार्डियक अरेस्ट ऐसे लोगों में होती तो है, पर अगर आप रूटीन में देखेंगे तो मोस्टली ऐसे लोगों में होती है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, तो उनको ढूंढना मुश्किल है। उनको पहले से कैसे ढूंढा जाए, किस तरह से, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें ढूंढना चाहिए, क्या करने से उनको
परिवार के सदस्यों को कैसे पता चले कि ये बहुत जोखिम वाला मरीज अब घर में व्यक्ति हो गया है, कैसे पहचान है? अगर पहले किसी को हार्ट अटैक आया है और उनको सांस भर रही है, लेटने से सांस भर जाती है, पैर में सूजन आ रही है, बीच बीच में चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, पर फिर वापस से ठीक हो जाते हैं। डिफरेंस क्या है? अगर आप चक्कर खा के गिर जाते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं लंबा और आप मर जाते हैं, उसमें डिफरेंस खाली सीढ़ियों का है। आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे गए, दूसरी सीढ़ी से अंतिम सीढ़ी पे गए। तो काफ़ी बार लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये चक्कर आना, अगर किसी को पहले से हार्ट अटैक की तकलीफ हो चुकी है और चक्कर आ रहे हैं, अचानक से धड़कन तेज हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में सडन कार्डियक अरेस्ट होने का चांस बढ़ जाता है। धड़कन तेज होना कि कम होना? दोनों। अगर एकदम कम भी हो जाती है जी, अचानक से हार्ट बंद हो सकता है, और अचानक से एकदम तेज हो जाती है तो भी हार्ट बंद हो सकता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनमें ये जेनेटिक होता है, यानी एक पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। अगर आपके फैमिली में 45 इयर्स की उम्र से कम लोगों में अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है, तो आप ईसीजी, इको उनका देख के बता सकते हैं शायद कि उनको ये सिमिलर बीमारी होने की चांस है क्या नहीं। पर अगर फैमिली हिस्ट्री हाई है, अगर आपको पहले अटैक की हिस्ट्री है और ये सब सिम्टम्स है जैसे कि सांस भरना, पैरों में सूजन आना, दिल की धड़कन तब कम ज़्यादा हो जाना, या तो चक्कर आना बीच बीच में। ये गिरना आम होता है कि चक्कर आके गिर जाना वो आम व्यक्तियों को होता है जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है? एक्चुअली चक्कर आके गिरना अलग अलग एजेस में अलग अलग जो हार्ट पेशेंट है वो, उनको ये गिर जाने की परिस्थितियां ज्यादा खड़ी होती है उनके लिए? हाँ, उनके 2-3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो जैसे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाने के कारण होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है कि बीपी उनका कम रहता है। ओके। और ऊपर से वो इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिससे बीपी और कम हो जाता है। ज्यादा नहीं, कम रहता है। जिनका बीपी बहुत कम हो जाता है उनको चक्कर आके गिरना ज्यादा होता है। काफी बार जिनका बीपी बहुत ज्यादा होता है उनके कारण भी हो सकता है, तो दोनों के कारण हो सकता है, पर बीपी कम होने के कारण ज्यादा होता है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और ये हो रहा है तो वो रिस्की है, पर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर स्टूडेंट है, 10-12 साल का स्टूडेंट है, उसको ये हो रहा है तो उसको एक बार चेक जरूर करना चाहिए। पर मोस्टली ये हम बोलते हैं वाजोवेगल या न्यूरोकार्डियोजेनिक, उसके कारण होता है। उसमें घबराने से ज़्यादा खाली चेक करके ये निश्चित करना ज़रूरी है कि भाई उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। जी। ये सारी बातें आपने बताई कि इस तरह से ट्रीटमेंट दी जाए, बट सडन कार्डियक अरेस्ट को रोकने के लिए क्या तरीका है? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए उसके पहले किसको पता है कि होने वाला है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि ये एक टॉपिक है जो किसी को भी हो सकता है। आपने अभी ही देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला उनको हुआ। एक्चुअली हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी हो चुका है। इतने सारे लोगों को हो चुका है कि उंगली पे आप नहीं गिन सकते हैं। और वो हेल्दी थे, वो अच्छी लाइफस्टाइल भी जी रहे थे। बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं जिनको हो चुका है। तो सबसे पहले तो ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, आप कैसे हार्ट को बेटर रख सकते हैं, और हार्ट को बेटर रखने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल से अच्छा और कुछ नहीं है। उसमें क्या है? अच्छा खाना, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना है। अभी एक्सरसाइज में ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप चलने जा सकते हैं आधा घंटा रेगुलर, अपनी रेगुलर योग, मेडिटेशन, वो सब भी कर सकते हैं। तो जिमिंग ज़रूरी नहीं है, एक्सरसाइज के नाम पे जिमिंग ज़रूरी नहीं है। आप गेम्स खेल सकते हैं, पर वो आपको एक्टिविटी करनी है। डाइट इम्पॉर्टेंट है। हम जिस तरह से वेस्टर्न डाइट में जा रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, चीज़, ये सब, उससे थोड़ा परहेज करके हम रेगुलर सात्विक भोजन जो होता है, हाई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली डाइट, उस पे जाएं। जो आजकल चल रहा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसको जितना अवॉइड करें। और लास्टली स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अननेसेसरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस जैसे लोगों को जिनको भागा ही नहीं है और उनको मैराथन दौड़ना है टू प्रूव अ पॉइंट, वो ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा मैराथन में अचानक से लोग गिर जाते हैं, सडन कार्डियक डेथ हो जाती है।
सो अगर आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है और आप सडन फिजिकल स्ट्रेस दे रहे हैं या आपको सडन मेंटल स्ट्रेस हो जाए, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं, आपको वो पहचानना है, उसमें चेंज करना है। अभी जिनको ऑलरेडी कार्डियक डिजीज़ है तो उनको क्या ध्यान रखना है। काफ़ी लोग बोलते हैं हमने ये आयुर्वेदिक दवा चालू कर दी। हम ये नहीं बोल रहे कि आयुर्वेदिक दवा अच्छी नहीं है, पर हम ये बोल रहे हैं आपकी जो दवा है और आपको जो ज़रूरी है वो दवाइयाँ लें। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करें, आपकी कोई भी दूसरी जो बीमारी है जैसे कि किडनी की तकलीफ़ है, उस पर आप अननेसेसरी आप ये ना समझ ले कि ये कुछ नहीं है मुझे। जी। ज़्यादातर आप देखेंगे जिनको प्रेशर है, डायबिटीज़ है, वो यही बोलते हैं मुझे तो कुछ नहीं है, मैं क्यों दवा लूँ, और मैं दवा लूँगा तो जीवन भर लेनी पड़ेगी, तो मैं क्यों चालू करूँ, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जब तक उनको अटैक नहीं आएगा, जब तक उनको अचानक से तकलीफ नहीं होगी, वो नहीं लेंगे। तो अगर आपको किसी ने डायग्नोस किया है तो आप दवा लें, और अगर डॉक्टर बोलता है तो आप बंद कर सकते हैं, पर अगर डॉक्टर नहीं बोलता है तो आपको बंद करना, खुद ही डॉक्टर ना बने। हाँ, खुद डॉक्टर ना बने। और आप ये ना सोचें कि मैं ये दवा लेने से मुझे तकलीफ हो जाएगी, आप नहीं लेंगे तो ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों चालू रख सकते हैं? दोनों चालू रख सकते हैं, पर ये जरूरी है कि आप ये ना मान ले कि आपने कोई, आप शायद होम्योपैथी में भी मानते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आप ना करें, पर उसका रिजल्ट अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुआ, आपकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हुई है, तो ये नहीं मानना है कि मुझे एलोपैथी नहीं लेना है। आप दोनों चालू रखें। आपको अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको कम करनी है या बंद करनी है, आप तभी करें, अपने आप ना करें ये सोच के कि मैं आयुर्वेदिक तो ले रहा हूँ, मुझे एलोपैथी नहीं लेनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वो दवा और रेगुलर चेकअप, लास्टली है रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप में क्या है, अगर आप 40 से ज़्यादा हो चुके हैं तो एक बेसलाइन आपकी टेस्टिंग हो जानी चाहिए, एक बेसलाइन ईसीजी करवा सकते हैं। जिनको तकलीफ़ है उसको नज़रअंदाज ना करें। मोस्टली हार्ट अटैक में देखा गया है कि लोग बोलते हैं मुझे पहले कुछ नहीं था, पर अगर आप पहले पूछें तो आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि कभी कभी चेस्ट पेन होता था, आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि मुझे सांस भरती थी, मैं चलता था तब, आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि मुझे बीपी और डायबिटीज़ थी पर मैंने दवा ठीक से नहीं ली, चेकअप नहीं कराए। तो अगर ये सब हैं तो आप रेगुलर चेकअप करें, और तकलीफ़ होने पे उसे नज़रअंदाज। काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे गैस हो रही है, ये गैस की जो तकलीफ़ है 40 साल के बाद एक बार ईसीजी को और शायद ट्रेडमिल टेस्ट या एक रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप ज़रूरी है। और ये नहीं मान ले कि वो एक बार नॉर्मल आया तो मैं पूरी ज़िंदगी भर ठीक रहूँगा। 40 साल के बाद चेक किया, इसका ये मतलब नहीं कि आप 50 साल की उम्र तक नहीं होगा, तो वो रेगुलर होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। में कितना समय में आपको चेकअप कराना चाहिए? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, पर अगर आपकी उम्र कम है तो 40 साल बोलते हैं जिसमें आपको सब कराना है। फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो पहले, हर 3 से 5 साल में कर सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, और सिम्टम्स है तो तब आपको जाना है। जैसे अगर चेस्ट पेन है तो इमीडिएटली आपको करना है। और आपका ये भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रेडमिल टेस्ट बराबर है, आपका इको सही है तो आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता जी। आपको नेक्स्ट दिन भी आ सकता है, क्योंकि वो कब आएगा वो लिख के नहीं आता है जी जी। सो चेकअप का मतलब ये है कि आपने अपने बॉडी की तरफ ध्यान दिया है जी। और अगर कोई रिवर्सिबल फैक्टर है तो आपने उसे ट्रीट करने की कोशिश करनी है। पर सचेत हमेशा रहना है, आपके सिम्टम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसे नज़रअंदाज ना करें। सिम्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे नज़रअंदाज ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी है, और ख़ासकर वो बातें बताई हैं आपने जो शायद लोगों को नहीं पता है, और उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पिछले कई दिनों से हम जो बातें कर रहे हैं उसमें आखिर में जो डॉक्टर बता रहे हैं वो 2 चीज़ें बहुत कॉमन है। एक हमारी लाइफस्टाइल, और दूसरा है कि हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को तवज्जो देते हैं जो काम की नहीं है, जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी अच्छी रखने के लिए ज़रूरत है, यानी कि चेकअप कराना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिसे इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं बहुत खर्चा हो जाएगा, क्या ज़रूरत है, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जब आपको कुछ होगा तब जाके आप बहुत ज़्यादा खर्चे में चले जाएंगे। इससे बेहतर है आप छोटे छोटे अमाउंट में अपने बॉडी का चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे भी सस्ता क्या है पता है? अच्छा खाना
और सुबह उठ के योगा करना और चलना, ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता उपाय है। तो बस अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ये 2 चीज़ ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें खबरों और ऐसी खास चर्चाओं के लिए। VNM TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, VNM TV Facebook को लाइक करें। अब हम OTT प्लेटफॉर्म पर हैं जहां आप हमें दिन भर देख सकते हैं खबरें और खास चर्चाओं के साथ। VNM TV की वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ने के लिए विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।